गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये आपका 9th चैप्टर है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम रिजिड बॉडी की कल्पना करेंगे। ठीक है, रिजिड बॉडी की कल्पना करेंगे तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, माने रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? रिजिड बॉडी कहते हैं कि द बॉडी which cannot be deformed, called a rigid body। देखो, रिजिड बॉडी वह है, रिजिड बॉडी में समझो कि रिजिड बॉडी में कड़ा, हार्ड, जैसे मान लो कि ये आपका मार्कर है, तो मार्कर को रिजिड बॉडी मान लिया कि ऐसे हम क्या करते हैं, प्रेशर दे दबाते हैं तो कुछ हो रहा है, इसको तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम इस फोर्स के लिए इसको रिजिड बॉडी कहेंगे। लेकिन मान लिया कि अगर फोर्स और हम लार्ज बढ़ा दें, इस पर और बढ़ा दें तो ये टूट सकता है, डिफॉर्म हो सकता है। डिफॉर्म माने होता है इसका शेप चेंज होना। डिफॉर्म का मतलब क्या? डिफॉर्म का मतलब क्या? शेप चेंज हो जाना। तो अगर इस पर मान लिया कि हथौड़ा से हथौड़ा मारो तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, आ जाएगा इसमें। तो रिजिड बॉडी का कल्पना करना, रिजिड बॉडी हम कल्पना कर सकते हैं, वो डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा रिजिड बॉडी है, क्योंकि कोई भी रिजिड बॉडी पर अगर तू हार्ड फोर्स दोगी और ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो डिफॉर्म कर ही जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि द बॉडी विच कैन नॉट बी डिफॉर्म, एक ऐसा बॉडी जिसको हम डिफॉर्म नहीं कर सकते, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, समझ में आया? तो रिजिड बॉडी के बाद हम बताएंगे आपको, आपका जो सॉलिड होता है वो 3 टाइप का होता है। अच्छा देखो, सॉलिड, तो सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड पहले देख लो, आप लोग को मालूम हो किसको कहते हैं, बताइए जल्दी, बोलो जल्दी। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, हम ऐसे ही शॉर्ट में लिखवाए हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, वही ना सॉलिड होता है। फिक्स्ड शेप और आपका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होना चाहिए। ठीक है, तब फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए आप क्या कीजिएगा, ये 3 तरह के हम लेंगे। एक तो होता है इलास्टिसिटी, ध्यान दो, एक होता है, माने सॉलिड में 3 प्रॉपर्टीज रहता है, सॉलिड में 3 प्रॉपर्टीज होता है। एक होता है इलास्टिसिटी, एक होता है प्लास्टिसिटी, और तीसरा होता है, एक होता है ब्रिटल, है ना। ये 3 प्रॉपर्टीज होता है, और यही 3 प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है। मुख्य रूप से इसके बारे में पढ़ना नहीं है, मुख्य रूप से इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, और इससे भी ज़्यादा हम लोग पढ़ना है इलास्टिसिटी के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इलास्टिसिटी कहते हैं, देखो इसको नीचे लिखते हैं, कारण कि इतना हम अटेगा नहीं, फिर हमको मिटाना पड़ जाएगा। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? देखो बहुत आसान है, आपको हम बताएं कि फिजिक्स आपके इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है उसी का स्टडी किया जाता है ना। फिजिक्स में कोई भी चीज़ स्टडी कीजिएगा तो वो आपके आसपास में दिखाई पड़ ही जाएगा।
तो ठीक उसी तरह से यहाँ अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी का एग्जांपल बताइए अगर याद है तो। ऐसा बॉडी जिसमें इलास्टिसिटी है, बताइए जल्दी, याद है? नहीं याद है तो आप जान लीजिए रबर। रबर है एक इलास्टिक बॉडी है। क्यों इलास्टिक बॉडी है? रबर को अगर खींचोगे, रबर देखी होगी, रबर को अगर खींचते हो तो क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इस फोर्स को, जिस फोर्स से हम खींच के उस साइज को बढ़ाए ना, उस फोर्स को अगर छोड़ देते हो तो रबर फिर अपना पहले वाला अवस्था में आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? कि ऐसा तो नहीं कि खींच लिए तो उसी अवस्था में रह गया रबर, यानी इतना दूर ऐसे करके रबर खींच दिए और फोर्स लगाना हम छोड़ दिए तो फिर रबर अपना पहले की अपेक्षा, पहले की अवस्था में आ जाता है, अपेक्षा नहीं, पहले के आपका शेप साइज में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी उसी को कहते हैं। तो इलास्टिसिटी कह सकते हो द प्रॉपर्टीज by which external force is applied on a body, then it increases and if the external force is removed, then the body regain in its initial shape and size, called elasticity. This type of substance are called elastic substance. है ना, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलास्टिक सब्सटेंस। कहने का मेरा मतलब है कि इलास्टिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं कि अगर उस पर से आप अपना फोर्स हटा दें तो अपना पहले की अवस्था में आ जाता है। रबर है, आपका स्टील है, जिस पर आपका रेल जो ट्रेन होता है वो क्रॉस करता है किस पर, ट्रैक पर, तो वो ट्रैक भी स्टील का बना होता है और स्टील में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। मैंने सोच लो ना कि उतना भारी इंजन रहता है, वो चढ़ता है किस पर, वो लोहे के पटरी पर चलता है, लोहे की पटरी पर न चलता है, तो लोहा जो स्टील का बना होता है उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इंजन चलता है, उतना बड़ा बॉगी जाते रहता है, अगर मान लिया जाए कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं रहता तो सारा के सारा था न, मैंने अगर आयरन रहता तो सब ज़मीन के अंदर चला जाता उसका भार से।
लेकिन उसमें आपका इलास्टिक बॉडी है कि ट्रेन अपना फोर्स से दाबा नीचे, ठीक ना, और ट्रेन जैसे ही वहाँ से हटता ना तो ट्रेन तो रिमूव करेगा, जैसे ही हटता ना है वैसे ही अपना पहले की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका इलास्टिसिटी बॉडी यही, इलास्टिसिटी यही है मेन कि जिसमें हम अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो वस्तु अपना पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसको आप नोट कीजिए। ये आपका इलास्टिसिटी था। अब हम प्लास्टिसिटी बताएंगे। दूसरा बॉडी हम बताए हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसको कहते हैं, डिफिनीशन हम यहीं से लेंगे, इसीलिए इलास्टिसिटी वाला हम मिटाए नहीं, इससे लेंगे द प्रॉपर्टीज बाय विच एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट इंक्रीजेज, हाँ तभी इंक्रीज कर जाएगा। एंड इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, जो हमने फोर्स लगाया उसको रिमूव किया, देन द बॉडी डज नॉट रीगेन इन इट्स इनिशियल पोजिशन। केवल यहाँ डज नॉट लगा दोगे ना तो प्लास्टिसिटी में चला जाता है। क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज by which external force is applied on a body, then its size is changed, and if external force is removed, then if external force removed, then the body does not re-again in its initial shape and size। हो गया ना। एक ऐसा प्रॉपर्टी बॉडी का वह प्रॉपर्टी जिसमें यदि हम एक्सटर्नल फोर्स हटा दें ना तो बॉडी जो है वो नया रूप ग्रहण कर लेता है, अपने पुराना वाला रूप में नहीं आता, ठीक ना। माने जिस प्रॉपर्टीज़ के कारण अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो वह बॉडी ना अपना इनिशियल पोजीशन में नहीं जाता, अपना इनिशियल शेप एंड साइज नहीं पकड़ता, वैसे सब्सटेंस को कहते हैं प्लास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टीज़ को प्लास्टिसिटी कहते हैं और वैसे सब्सटेंस को कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी और यहाँ प्लास्टिक बॉडी। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस is called क्या, प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी बात आई समझे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, गूथा हुआ आटा
आटा जिससे रोटी बनाते हो, आटा रोटी बनाने के लिए क्या करते हो, आटा में पानी डालते हो, पानी में डाल करके उसमें मिलाते हो, हैं, मिलाकर खूब बढ़िया से उसको गूँथ देते हो। तो गूँथा हुआ आटा है, ये आपका गीला मिट्टी है, गीली मिट्टी है, ठीक ना। ये सब जो है ये सब प्लास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम क्या कर रहे हो, आटा गूँथ दिया, अब आटा तो गूँथा गया, आटा गूँथा के रखा गया, तो उस आटा पर अगर तुम मान लिया कि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, कल्पना करो तुम्हारे पास आटा रखा हुआ है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो क्या, ये नया रूप ग्रहण कर लेता है, वो फिर अपना पुराना अवस्था में नहीं आएगा। अगर मान लिया कि आटा रखा हुआ है, गीला आटा माने सना हुआ आटा, और उस पर ऐसे फोर्स लगाते हो तब चारों तरफ फैल जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा, फिर अपना ये आपका ये रबड़ की तरह फिर अपना अवस्था में ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आटा के साथ, आपका गीला मिट्टी के साथ, गीली मिट्टी, तो ये सब आपका प्लास्टिक सब्सटेंसेस है, ये आपका रीअगेन नहीं होता सेकंड साइज। और तीसरा हम बताए थे आपको ब्रिटल प्रॉपर्टीज। ऐसे तो इलास्टिसिटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। ब्रिटल में क्या होता है जानते हो? ब्रिटल में होता है ऐसा वस्तु का प्रॉपर्टीज कि जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, जिस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, वो बॉडी न अपना पूर्व अवस्था में लौटे, ठीक है, और न एक नया वस्तु, नया आकार ग्रहण करता है, बल्कि वह टूट जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को ब्रिटल कहते हैं, ठीक है। क्या बताएं? द प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी by which body does not reagain or does not reagain, the body which does not reagain, और क्या कर, नॉट हटा दें, देखो, द प्रॉपर्टीज बाई विच द बॉडी, हाँ डज नॉट होगा, सॉरी, ठीक है लिखता, ठीक लिखता बेटा, डज नॉट रीअगेन द शेप or does not shape or does not takes a new shape, but it breaks, then this type of properties is called brittle. इसी को ब्रिटल बॉडी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो बताओ? एग्जाम्पल ब्रिटल का कहते हो, एग्जाम्पल बताओ। जैसे ग्लास, शीशा का ग्लास में तुम ये चूड़ी
हाँ, जिसको मैंने लड़की लोग पहनती है, चूड़ी पहनती ना है, जैसे चूड़ी जो है, चूड़ी पर अगर तुम फोर्स लगाती हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाती हो, तो अब फोर्स हटा दो तो क्या उस अपना पूर्व अवस्था में आ जाएगा चूड़ी? नहीं। वो नया से पकड़ेगा? नहीं। तो क्या पड़ेगा? वो अगर फोर्स लगाती हो तो चूड़ी अपने आप टूट जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं ब्रिटल प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको हम 3 चीज़ बताए आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, कि एक इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और ब्रिटल सब्सटेंस। अब इसके बाद आपका पढ़ना है, जैसे देखो ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखेंगे कि जब कोई बॉडी है तो उसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं बताइए? कोई बॉडी का माने इलास्टिक सब्सटेंस है या प्लास्टिसिटी सब्सटेंस है, तो ऐसे बॉडी का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं? जैसे हमको ये करना है, क्या करना है, रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो वहाँ पर इलास्टिक वाला सब्सटेंस दे देंगे। और कितना इलास्टिक सब्सटेंस देंगे उस पर माने प्रॉपर्टीज है। तो ये सब आपका, या इंजीनियरिंग विभाग में कुछ जैसे क्रेन है, क्रेन में यूज किस तरह का आपका आयरन होगा, कितना उसका हाइट होगा, कितना आपका या लेंथ होगा, हाइट नहीं लेंथ होगा। हैं, क्रेन में रहता ना है लंबा लंबा शक्तिशाली वायर दिया हुआ रहता है जो किसी भारी वस्तु को उठा सकता है। ठीक है, तो कितना उसका रहेगा, तो वो सब आपका पढ़ाई अलग है, लेकिन आपका वो सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। माने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही हम अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग यूज में, अलग अलग रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके ये आ रहा है जो कि आता है एग्ज़ाम में। अभी तक जो बताया वो एग्ज़ाम के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन स्ट्रेस आता ही है। स्ट्रेस और स्ट्रेन 2 चीज़ पढ़ाएंगे आज। स्ट्रेस के बारे में पढ़िए। तो स्ट्रेस क्या होता है, क्या होता है बताओ? हाँ, स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड स्ट्रेस, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग है, रेस्टोरिंग फोर्स ये इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल, ये इंटरनल फोर्स, restoring force is an internal force which act opposite to the applied force. है ना, ऐसे स्ट्रेस इक्वल टू होता है F/A, माने क्या F/A, अच्छा इसको रहने दीजिए। और इसका अगर यूनिट की बात हो, स्ट्रेस का यूनिट, तो क्या कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल से भी
या इसको पास्कल से भी इंडिकेट किया जा सकता है। देखिए यहाँ हमने बताया स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस कह रहा है कि रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब थोड़ा सा लग रहा है कि रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम बताए नहीं है, रेस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, किस तरह से आपका ई आ रहा है, ये सब चीज़ें, ये सब बात। तो इसमें आपको हम बताना चाहेंगे कि रेस्टोरिंग फोर्स किसको कहेंगे। पहले तो ये देखो रेस्टोरिंग फोर्स होगा क्या। तो इस समझो, जैसे मान लिया कि एक स्प्रिंग है, कल्पना करो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग देखी होगी। तो स्प्रिंग का दो एंड होगा, एक ऊपर का एंड और एक नीचे का एंड। ऊपर का एंड को पकड़ लो और नीचे के एंड को तू अगर देखो ना खींचो तो क्या खींचा जाएगा, स्प्रिंग नीचे की ओर बढ़ेगा, ठीक ना, नीचे की ओर बढ़ेगा। और अगर हम उसको छोड़ दें तो ऊपर की ओर ऑटोमेटिक चला जाएगा। समझ रहे हो बात दिमाग में जा रही है। तो ये जो मैंने स्प्रिंग के द्वारा जो हमने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा उसी को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या हम बताना चाह रहे हैं? हम बताना चाह रहे हैं कि एक स्प्रिंग लिए, सीधी सी बात, एक स्प्रिंग लिए, स्प्रिंग का दो एंड है, एक एंड को हम बायां हाथ से पकड़ लिए और दूसरा एंड से दाहिना हाथ को पकड़ के नीचे की ओर क्या किए, खींचे। तो नीचे की ओर अगर खींचेगी तो क्या होगा, इसको नहीं कहेंगे, हैं ना, उसको ना कहेंगे, वो तो एक्सटर्नल फोर्स हमने दिया। हाँ, अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो क्या फट से ऊपर चला जाएगा। तो जो ऊपर गया तो जिस फोर्स के द्वारा वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स को अपोज किया था ना गया, अगर एक्सटर्नल फोर्स का हमको हेल्प करता तो नीचे आता, लेकिन नहीं, एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस किया जिसमें हमारा अप्लाइंग फोर्स अपोज हो गया, तो वैसे फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस की हम परिभाषा बता रहे हैं। स्ट्रेस का है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा रेस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया रहे तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। याद हुआ, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। देखो लिखे हैं रेस्टोरिंग फोर्स। अब रेस्टोरिंग फोर्स का डिफिनीशन हम लिखे हैं, कह रहा है रेस्टोरिंग फोर्स इज ए इंटरनल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स है विच एक्ट अपोजिट टू द अप्लाइंग फोर्स, जो फोर्स अप्लाइंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपका वर्क करता है। तो जो ऊपर खींचा गया उसको क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। ओके, और रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, कह रहा है कि पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये रेड वाला नहीं है, हाँ देखो फोर्स पर यूनिट एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स देखो फोर्स पर यूनिट एरिया। तब फोर्स माने क्या, एफ पर यूनिट माने बटाए, तब स्ट्रेस पावर क्या होगा, एफ पाई ए। मैथमेटिकली अगर कहें तो स्ट्रेस पावर एफ पाई ए कहेंगे। अगर मान लिया कि स्ट्रेस का हमको यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्या बात समझ रही हो? तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हम बता दिए कि स्ट्रेस का यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम अगर एक और फिजिकल क्वांटिटी तुम लोग जानते हो, ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं प्लास्टिसिटी बेटा। देखो ब्रिटल भी मिटा दें, अच्छा छोड़ दे। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि ये तो आ गया P माने स्ट्रेस बराबर एफ पाई है। एक और फॉर्मूला होता है P प्रेशर। देखो ना, एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता भी है, P बराबर कितना होता है, अरे बताओ भी तो, P बराबर एफ पाई ए होता है, P इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल प्रेशर। अच्छा, तो यहाँ तो अब हो गया थोड़ा सा परेशानी हम लोग को। हम स्ट्रेस बराबर बताएं फोर्स पर यूनिट एरिया और
प्रेशर भी बता रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या दोनों एक ही क्वांटिटी है? नहीं, ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि जब ये इस प्रेशर का तुम ये करोगी तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। हम प्रेशर का डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, प्रेशर यहाँ नहीं पढ़ना, केवल हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर के लिए एफ पाई ये है, तो ये एक्सटर्नल या अप्लाइंग फोर्स जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाए वो एफ पर यूनिट एरिया है, और ये जो स्ट्रेस है ना ये रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि फोर्स दोनों है, रेस्टोरिंग फोर्स है या आपका अप्लाइंग फोर्स है, दोनों फोर्स है, इसीलिए वो अगर मैथमेटिकली कहो तो दोनों को एफ बाई ए कहेंगे। दोनों में अंतर समझिए, क्या समझिए? आपका जैसे मान लिया कि प्रेशर है तो P बराबर एफ बाई ए, तो एफ यहाँ अप्लाइंग फोर्स हो गया, जितना फोर्स हमने अप्लाई किया बाई एरिया, ठीक है। और अगर स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? या रेस्टोरिंग फोर्स बटे ए, रेस्टोरिंग फोर्स बटा ए। तो यहाँ पर आपका हो गया P बराबर एफ बाई ए, कंपेयर किए, यहाँ पर और कुछ विशेष नहीं बात है। अब हम देखते हैं हो गया ना। अब देखते हैं आपका स्ट्रेस के भेद, माने भेद माने क्या? टाइप, टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्या है? टाइप ऑफ स्ट्रेस में मिटाते हैं P बराबर एफ बाई ए। टाइप ऑफ स्ट्रेस में स्ट्रेस के तीन भेद होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा होता है टेंजेंटियल, और तीसरा होता है हाइड्रोलिक। नीचे वाला मिटा दें, ये मिटा दें पूरा ना। अब बता रहे हैं स्ट्रेस के टाइप। तो स्ट्रेस तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो पहले हम इसी को देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम तीन बताए, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा टेंजेंटियल स्ट्रेस और तीसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये जो वीडियो है हम बाद में बनाएंगे। आज हम यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।